प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब देखते हैं व्हाट इज रियलिज्म, एक्सप्लेन इट्स मेन आर्ग्यूमेंट्स। 20 मिनट में ऐसे आंसर की प्रेजेंटेशन, तरीका जिससे अब आपके आएंगे पूरे मार्क्स। सर कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सब बता रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, बोला था 5 साल के पेपर करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रियलिज्म? रियलिज्म जो है एक मेजर थियोरेटिकल अप्रोच है इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो एक्सप्लेन करता है कि जो स्टेट्स हैं वो बिहेव कैसे करती हैं ग्लोबल एरिना में। इसका व्यू क्या है? इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो स्ट्रगल करती है किसके लिए? फॉर पावर अमंग सेल्फ इंटरेस्टेड स्टेट्स ऑपरेटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रोन इन्वायरमेंट। जो भी रियलिज्म है वो डेवलप्ड होता है एज अ रिएक्शन अगेंस्ट आइडियलिस्टिक व्यू दैट एम्फसाइज्ड मोरालिटी और कॉपरेशन। इसका स्ट्रेसिंग किस पे होता है? इंस्टेड द प्रैक्टिकल रियलिटीज ऑफ पावर, सिक्योरिटी और सर्वाइवल। अब मीनिंग पढ़ते हैं रियलिज्म का है क्या। बच्चे ये होल्ड करता है इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की। बेसिकली देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी अबव स्टेट्स। ऑब्वियस है, इस सिस्टम में हर स्टेट में एक प्राइमरी और रैशनल एक्टर होता है जो परस्यू करता है क्या? नेशनल इंटरेस्ट को। ये डिफाइन करता है मेनली इन टर्म्स ऑफ पावर्स। जो भी मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, आइडियोलॉजी होती है, इंटरनेशनल लॉ होते हैं, ये कंसीडर किए जाते हैं टू दी नेसेसिटीज। किसके नेसेसिटी के लिए? स्टेट सर्वाइवल की। मेन आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं रियलिज्म में क्या है। एनार्की ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। जो भी इंटरनेशनल सिस्टम है वो लैक करता है गवर्निंग अथॉरिटी में। जो भी कंडीशन है अनार्की फोर्सेस की, ये स्टेट टू रिलाई करता है सेल्फ हेल्प फॉर द सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। बच्चे जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं ना, इसकी आप हेडिंग्स चेंज नहीं करेंगे। आप इसकी हेडिंग्स बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक है। सर मैंने 4 साल का पेपर ले लिया। बहुत बढ़िया बच्चे, 5 साल का लेना था, 1 साल में क्या फ़र्क पड़ रहा था? 4 साल के तो एटलीस्ट करो पेपर, वो भी जरूरी है। जो भी स्टेट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अदर एक्टर्स हैव लिमिटेड इन्फ्लुएंस। किसके कंपैरिजन में? सॉवरन स्टेट्स के। चलिए अब बाकी सारी हेडिंग देखते हैं। सबसे पहले आएगा नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर। जो भी स्टेट डिफाइन करती है नेशनल इंटरेस्ट को, प्राइमरी किस टर्म्स में करती है? पावर की। पावर अनेबल करते हैं स्टेट को प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड अदर को इन्फ्लुएंस करने में। रैशनल बिहेवियर ऑफ स्टेट में क्या होता है? स्टेट एक्ट रैशनली बाय असेसिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, बल्कि वो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को एम करते हैं मैक्सिमाइजिंग देयर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डिलीमा क्या है? एफर्ट्स है बाय वन स्टेट टू एनहेंस इट्स सिक्योरिटी। वो ऑफन क्रिएट करते हैं इनसिक्योरिटी फॉर अदर्स, लीडिंग करते हैं आर्म रेसेस, टेंशन। कोई भी एग्रेसिव इंटेंशंस नहीं होती। बैलेंस ऑफ पावर में स्टेबिलिटी जो होती है इंटरनेशनल रिलेशन में वो मेंटेन की जाती है व्हेन पावर इज बैलेंस्ड अमंग स्टेट्स। जो भी अलायंसेस हैं ये फॉर्म किए जाते हैं टू प्रिवेंट एनी वन स्टेट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। ठीक है। पैसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर के अंदर होता है, जो भी रियलिज्म होता है वो एज्यूम करता है दैट ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश एंड पावर सीकिंग। ठीक है ना, जो कि रिफ्लेक्ट करता है स्टेट बिहेवियर में एट इंटरनेशनल लेवल पे। लिमिटेड रोल ऑफ मोरालिटी में क्या होता है? जो भी मॉरल प्रिंसिपल और एथिकल कंसिडरेशन होते हैं वो कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते नेशनल इंटरेस्ट को। जो भी सर्वाइवल होता है स्टेट का टेक्स प्रेसिडेंस ओवर मॉरल आइडल्स। क्रिटिकल नोट्स आपके सामने हैं। रियलिज्म ऑफर करता है एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन किसकी? पावर की, पॉलिटिक्स की और कॉन्फ्लिक्ट। ये अंडर एस्टिमेट्स करता है रोल ऑफ कॉपरेशन को, इंस्टीट्यूशन को, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को और एथिकल कंसंट्रेशन को। किसके इन शेप में? इन शेपिंग इंटरनेशनल रिलेशन। सर कंक्लूजन लिखना जरूरी है बेटा। आंसर की एक प्रॉपर स्टार्टिंग होती है, मिडल होता है और एंड होता है, तब जाके मिलते हैं पूरे मार्क्स। और हमारे साथ जुड़े हो तो मिलेंगे पूरे मार्क्स, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो रियलिज्म प्रोवाइड करता है एक पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कैसे? वो फोकस करता है पावर, सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट पे। इसका एम्फोसिस ऑन अनार्की, सेल्फ इंटरेस्ट, एक्सप्लेन करता है कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन किसमें? स्टेट्स में इफेक्टिवली। हाउएवर इसका नैरो फोकस है ऑन पावर लिमिट्स, इट्स एबिलिटी टू एक्सप्लेन कॉपरेशन और चेंज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इस लिमिटेशंस के अलावा ये रिमेन करता है एक फाउंडेशनल और इन्फ्लुएंशियल थ्योरी किसकी स्टडी में? इन इंटरनेशनल रिलेशंस की। क्लियर है? सक्सेस एंड फेलियर ऑफ यूएनओ का बताएंगे और इसे कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। सर ये लेटेस्ट पेपर है। अरे भाई कहने वाली बात ही नहीं। BAPSH जून 2025, BPSC 107, 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। 2 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन से अटेम्प्ट करने हैं, 400 वर्ड्स ध्यान रखना है, 5 क्वेश्चन हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, सेकंड क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं।
ठीक है बच्चों। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई है 1945 में। इसका एम क्या था? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाना, डिवेस्टेशन, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत नुकसान हुआ था। इनका काम है इंटरनेशनल कॉपरेशन, ह्यूमन राइट्स को बचाना, इनकरेज करना डेवलपमेंट को। ओवर द डिकेड्स, बहुत सालों से यूएनओ ने अचीव की है बहुत सारी सक्सेस, बट किसी जगह वो बहुत जगह फेल हुए हैं। जैसे वो मेंटेन नहीं कर पाए इंटरनेशनल पीस को। अच्छा चलिए सक्सेस देखते हैं, यूएनओ की सक्सेस कहाँ कहाँ थी। वो मेंटेन कर पाए हैं इंटरनेशनल पीस को। उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल बनाया है इन प्रिवेंटिंग डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मेजर पावर्स एंड कंटेनिंग रीजनल डिस्प्यूट्स थ्रू डिप्लोमेसी और पीस कीपिंग मिशन से। पीस कीपिंग ऑपरेशंस क्या होते थे? डिप्लॉयमेंट करना, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई वाला जोन है वहाँ पर मॉनिटर करना, क्या सीज फायर लगा दो, लड़ाई बंद करो, वायलेंस को कम करो, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करो बहुत सारे रीजन्स में, प्रमोट करो ह्यूमन राइट्स को। इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है किसके लिए? ह्यूमन राइट्स के नॉर्म्स के लिए। इन्होंने इनकरेज किया है कि सबको कि फ्रीडम दो, डिग्निटी दो। डीकोलोनलाइजेशन भी किया है इन्होंने। क्या करा है? सपोर्टेड द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल को एंड करा है, उसे ख़त्म किया है। और प्रोवाइड किए हैं मॉरल और पॉलिटिकल बैकिंग किसको? इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, एशिया, अफ्रीका और अदर रीजन्स में। स्पेशलाइज एजेंसी थी, यूनो ने एड्रेस किया है ग्लोबल इशू, जैसे कि इनके ग्लोबल इशू में हेल्थ हो गए, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, रेफ्यूजीज और पॉवर्टी एलिवेशंस में। ठीक है, इनके फेलियर्स भी रहे हैं, जहाँ इनकी सक्सेस रही है वहाँ इनके फेलियर्स भी रहे हैं। जैसे इनइफेक्टिवनेस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जो भी वीटो पावर थी परमानेंट मेंबर की, उनको ब्लॉक किया है डिसीजन एक्शन के लिए, पर्टिकुलरली जहाँ पर इंटरनेशनल क्राइसिस हुए हैं। फेलियर टू प्रिवेंट, कभी कभी वॉर्स को नहीं बचा पाए, वॉज अनेबल टू स्टॉप सेवरल वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे सिविल वॉर्स हुए, रीजनल डिस्प्यूट हुई, लीडिंग टू लार्ज स्केल बहुत सारा लॉस ऑफ लाइफ हुआ। जैसे रशियन और यूक्रेन की वॉर आखिर में नहीं रुक रही है, ठीक है ना, बहुत नुकसान हो रहा है। लिमिटेड इन्फोर्समेंट पावर में यूनो रेजोल्यूशन ऑफर लैक बाइंडिंग फोर्सेस, कंप्लायंस के अगर डिपेंड लार्जली ऑन द विलिंगनेस ऑफ द मेंबर स्टेट्स। मेजर्स क्या रहे हैं? इन्होंने रिफॉर्म किए हैं क्या? सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब मेंबरशिप एक्सटेंड करी। लिमिटिंग द यूज ऑफ वीटो पावर कैन मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक बनाया। स्ट्रेंथनिंग पीस मेकिंग, प्रोवाइड अच्छे रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, क्लियर मैंडेट, इससे इन्हेंस हुआ पीस कीपिंग। एनहेंस हुआ है इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, ग्रेटर अथॉरिटी मिली है, इंप्लीमेंट डिसीजन हुए हैं, इससे कंप्लायंसेस बने हैं यूएनओ के। डिसीजन शुड प्रायोरिटाइज कलेक्टिव सिक्योरिटी रादर की नेशनल इंटरेस्ट ऑफ फ्यू स्टेट्स में। इंप्रूविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जो स्ट्रीमलाइन किए गए हैं प्रोसीजर, अलाउ क्विकर रिस्पॉन्स टू ग्लोबल क्राइसिस। क्रिटिकल नोट, यूएनओ रिप्रेजेंट्स ने कलेक्टिव करते हैं मॉरल अथॉरिटी को इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इसकी इफेक्टिवनेस ऑफनली कॉम्प्रोमाइज होते हैं पॉलिटिकल राइवलरीज की, स्ट्रक्चरल वीकनेस की, पर्टिकुलरली कहाँ पे? सिक्योरिटी काउंसिल्स में। कंक्लूजन पे आते हैं, इन्होंने मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करे हैं पीस के, डिप्लॉयमेंट के, इंटरनेशनल कॉपरेशन के। इनके बट कुछ फेलियर हाईलाइट्स हुए हैं, द नीड्स ऑफ अर्जेंट रिफॉर्म बाय मेकिंग इट स्ट्रक्चर। इन्होंने बहुत डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग करी इन्फोर्समेंट की और रिड्यूस करे हैं पावर इम्बैलेंसेस। ये बेटर फुलफिल है कि अपने फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्ड करे इफेक्टिवली टू कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस में। ठीक है, अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन में, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स बताने हैं। फिर 20 मार्क्स का क्वेश्चन। एक सेकेंड, क्वेश्चन पेपर देख रहे हो? ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे? उन्नति एजुकेशन इग्नू पे। कहाँ मिलेंगे? उन्नति एजुकेशन इग्नू पे। लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन अभी दबाओ, बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन। आपको क्या मिलेगा? सारे पेपर्स के सॉल्यूशन। जी हाँ, सारे सॉल्यूशन। कमेंट सेक्शन में बताओ जिसके सॉल्यूशन नहीं मिले हैं, सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। लेटेस्ट गेस्ट पेपर, कोई काउंसलिंग शेड्यूल है, कॉन्वोकेशन है, सब मिलेगा। आपका रिजल्ट सबसे पहले हम बताएंगे। कोई भी लेटेस्ट अपडेट है वो हम देंगे। ये देखिए, कंसल्टेंट की जॉब निकली, एडमिशंस निकला, रिसर्च यूनिट में क्या हुआ, सॉल्व पेपर में क्या हुआ, सब बताएंगे, हर चीज़ पता चलेगी। आप अब आ जाओ वेबसाइट पे, unnatieducations.com, unnatieducations.com। ठीक है ना? हाँ, मैं आपको इग्नू की वेबसाइट ही दिखा रहा हूँ। आना कैसे है? unnatieducations.com, इग्नू इधर है, नीचे आके इग्नू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे पहुँच जाएंगे। एडमिशन पे जाएंगे तो आपको सारे कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आप आर्ट्स में जाके कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते, देख रहे हैं कैसे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन। अब अच्छा जी, पॉलिटिकल्स में जाते हैं, पब्लिक है, साइकोलॉजी है, सब में जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ये लीजिए, देख रहे हैं सिलेबस, हर चीज़ का सिलेबस मिलेगा, हर चीज़ का सिलेबस मिलेगा। सर सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, आपको सब मिलेंगे,
फिर से सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स सब मिलेंगे बच्चों। सिर्फ कांटेक्ट करना है। शेयर विद फ्रेंड्स, शेयरिंग इज केयरिंग, बार बार बोलते हैं ना, फ्रेंड्स क्या शेयर करो, कोई फायदा नहीं है। हमारे सारे चैनल ज्वाइन करो, कुछ वीडियो सिर्फ हम टेलीग्राम पे डाल रहे हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। सर ये पेपर टेलीग्राम से मिल जाएगा। ग्लोबलाइजेशन है ही क्या, पहले ये समझ लेते हैं। ये इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस है ऑफ नेशन थ्रू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन। ये एसिलरेट हुआ है विद द एडवांसेस इन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी में। इन्होंने रीशेप किया है इंटरनेशनल रिलेशन को एंड द वर्ल्ड सिस्टम को। इट हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज, किसमें, कॉपरेशन में और डेवलपमेंट में। ये एक जनरेट करता है सीरियस इन इक्वालिटीज़, जी हाँ, और कई जगह चैलेंजेस भी आए हैं रीजन्स और सोसाइटीज़ में। पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमिक कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन का मैं मतलब इधर लिख लेता हूँ कॉम्बिनेशन, सारे कंबाइन हो गए। इकोनॉमिक कॉम्बिनेशन ये प्रमोट करता है फ्री ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, ये अनेबल करता है कंट्रीज को टू एक्सेस लार्जर मार्केट एंड डाइवर्सिफाई इकोनॉमीज। ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर एज इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बेनिफिट करता है प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को थ्रू वाइडर चॉइसेस एंड कॉस्ट से। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में रैपिड डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, इसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, कम्युनिकेशन को और इनोवेशन को वर्ल्ड वाइड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज को कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, स्टिमुलेट हो सके इकोनॉमिक ग्रोथ को। कल्चरल एक्सचेंज में क्या हुआ है, इंटरेक्शन अमंग सोसाइटीज हैज़ इंकरेज्ड कल्चरल अवेयरनेस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और ये आइडियाज़ और वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। पॉलिटिकल कॉपरेशंस और इम्प्रूव्ड इन लिविंग स्टैंडर्ड, ग्लोबल जो भी इंस्टीट्यूशन है, फॉरम्स है, उन्होंने अपने डायलॉग स्ट्रेंथन किए हैं, कॉपरेशन बनाया और कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज किसके लिए, ग्लोबल इशूज़ के लिए। बहुत सारे रीजन्स में क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन ने कंट्रीब्यूट किया है हायर इनकम को, बेटर एक्सेस टू गुड्स को और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ को। नेगेटिव फैक्टर्स क्या थे ग्लोबलाइजेशन में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो भी बेनिफिट थे ग्लोबलाइजेशन के वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वाइडनिंग गैप हुआ डेवलप और डेवलप्ड कंट्रीज में, मतलब बेसिकली जो सोसाइटीज़ है उसी में। लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जो भी उनकी वेजेस थी, चीज़ें थी, नहीं दी गई, अच्छे वर्किंग कंडीशन नहीं दिए गए, वीकर इकोनॉमीज में जॉब कंडीशन नहीं दी गई। डोमिनेंस था ग्लोबल कल्चर का, जिन्होंने लोकल ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस और आइडेंटिटीज़ को थ्रेट था। लॉस हुआ स्टेट्स का, इन्फ्लुएंस बाय ग्लोबल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन, डिसीजन मेकिंग में फ़र्क पड़ा। इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन हुई, जो भी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और इंक्रीज कंजम्पशन थी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया पॉल्यूशन को, क्लाइमेट चेंज को, और हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए। बहुत इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी हुई, एक्सपोज किया कंट्रीज़ को, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं रही। मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीकर स्टेट, जो भी लेस डेवलप कंट्रीज थी ये रिमेन अनडिपेंडेंट रही ऑन पावरफुल नेशन, उन्होंने अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए। क्रिटिकल नोट पढ़ेंगे और कंक्लूजन, जो भी ग्लोबलाइजेशन है वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन से बाय क्रिएटिंग अ हाईली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। उसने फॉस्टर करा है इकोनॉमिक ग्रोथ को, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को, कॉपरेशन को। उन्होंने प्रोड्यूस किया है इनइक्वालिटी, कल्चरल इरोजन और इन्वायरमेंटल कंसर्न। स्क्रीन पॉज है। सर हमने पेपर ले लिया है 5 साल के, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बात मान रहे हो। 5 साल के पेपर लेते रहो, जितनी जल्दी हो सके लेते रहो। पेपर में जो भी आप हमारे से आंसर्स ले रहे हो, प्लीज़ उनकी ना ये हेडिंग्स मत चेंज करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये यूएसपी है नोट्स की, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग्स चेंज नहीं करोगे तो मार्क्स आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं। हेडिंग्स बिल्कुल चेंज मत करना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, वॉज अ मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो फंडामेंटली ऑल्टर्ड की गई इंटरनेशनल रिलेशन में। ये इन्वॉल्व करते हैं मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड, ये मेनली डिवाइड करते हैं अलाइड और सेंट्रल पावर्स को, और उन्होंने एक ट्रांजिशन मार्क किया है फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम टू अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अलायंस सिस्टम में आते हैं रिजिड मिलिट्री अलायंसेस डिवाइडेड यूरोप इनटू हॉस्टाइल ब्लॉक्स। जो भी आर्म रेस और ग्लोरिफिकेशन है मिलिट्री पावर की मेड वॉर मोर लाइकली। कंपटीशन फॉर कॉलोनियल इंटेंसिफाइड कॉन्फ्लिक्ट अमंग यूरोपियन पावर्स। एग्रेसिव नेशनलिज्म हुआ स्पेशली इन द बाल्कन्स एंड डीस्टेबलाइज्ड यूरोप में। असैसिनेशन हुआ ऑस्ट्रियन हायर का, साराजीवो स्पार्क द वॉर, जिसकी वजह से वॉर हुई। टोटल वॉर में इंटायर इकोनॉमिक्स और पॉपुलेशन वर मोबिलाइज फॉर वॉर एफर्ट्स। जो भी कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड है बियॉन्ड यूरोप, इट इन्वॉल्व कॉलोनीज एंड नॉन यूरोपियन रीजन्स।
कोलैप्स हुआ एम्पायर्स एंड ड्रॉइंग ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, मैसिव लॉस हुआ लाइफ का और इकोनॉमिक डायरेक्शन का, एमर्जेंस हुआ न्यू स्टेट्स का और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। क्लियर है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को रीशेप ग्लोबल पॉलिटिक्स उसने इतना किया, उसने वीक किया यूरोपियन डोमिनेंस को, लेट किया फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंस्टीट्यूशन एम्ड एट प्रिवेंटिंग वॉर। क्लियर है? अब आते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री में। एंड ऑफ हिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को एज अ प्रोसेस ड्रिवन बाय आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये आर्ग्यू करता है दैट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर पे ह्यूमैनिटी जो रीच करती है फाइनल स्टेज ऑफ पॉलिटिकल इवोल्यूशन, इन्होंने मार्क किया डोमिनेंस को, लिबरल डेमोक्रेसी को, एंड मार्क द बेस्ड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। चलिए मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या रहे? सबसे पहला रहा आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, फिर डिक्लाइन ऑफ कम्युनिज्म, विक्ट्री ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहले देखते हैं, जो भी हिस्ट्री को है अंडरस्टूड करता है एज अ स्ट्रगल अमंग कॉम्पीटिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। जो भी कोलैप्स हो ऑफ सोशलिस्ट स्टेट्स वीकेंड द अपील ऑफ अल्टरनेटिव सिस्टम। लिबरल डेमोक्रेसी जो प्रेजेंट हुई एज द मोस्ट स्टेबल एंड लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हुई। मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज को था आर व्यूड एज द मोस्ट एफिशिएंट किसके लिए? ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए। इंडिविजुअल फ्रीडम में क्या हुआ? एम्फोसिस किस पे प्लेस किया गया? पर्सनल लिबर्टी पे, ह्यूमन राइट्स पे और लीगल इक्वालिटी पे। डेमोक्रेटिक जो भी सिस्टम थे उसको कंसिडर किया गया कैपेबल किसके? रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली। हर स्टेट ने सीन किया कि मूविंग टुवर्ड डेमोक्रेटिक और लिबरल वैल्यूज। चलिए ये थ्योरी ओवरलुक्स करती है कॉन्टिन्यूइंग आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंट के लिए, नेशनलिज्म के लिए, कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए, जो कि चैलेंज करती है यूनिवर्सल लिबरल डेमोक्रेसी। कंक्लूजन, एंड ऑफ हिस्ट्री क्या करता है? ऑफर क्या है? इन्फ्लुएंशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, बल्कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट और अल्टरनेटिव पॉलिटिकल मॉडल्स। अब वो कह रहा है सेक्शन सेकंड में, डिस्कस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड हाउ डज इट अफेक्ट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए ये देखते हैं। कोल्ड वर्ल्ड वॉर वाज अ प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक राइवलरी किसके बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स के, लेड बाय यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन। इन्होंने शेप किया ग्लोबल पॉलिटिक्स को आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर थ्रू किसके? मिलिट्री अलायंस की, जो भी न्यूक्लियर कॉम्पिटिशन था और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। इन द 90s इंटरनल वीकनेस विद द सोशलिस्ट ब्लॉक एंड चेंजिंग इंटरनेशनल कंडीशन, इससे एक पीसफुल एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ, मेकिंग अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड वॉर पॉलिटिक्स। एंड सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस इन द सोवियत यूनियन। सोवियत इकोनॉमी फेस स्टैग्नेशन, लो प्रोडक्टिविटी, हैवी मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मेकिंग अब वो ग्लोबल राइवलरी संभाले, अपनी इकोनॉमी संभाले। पॉलिसीज थे रीस्ट्रक्चरिंग के और ओपननेस एंड एट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने रिड्यूस किया स्टेट कंट्रोल, वीक किया रिजिड आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। रिडक्शन हुए आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन में, एम्फोसाइज किया गया क्लास स्ट्रगल, कॉन्फ्रंटेशन टू कॉपरेशन, पीसफुल को एग्जिस्टेंस और म्यूचुअल सिक्योरिटी पे। आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मेंट, मेजर एग्रीमेंट थे जो न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन के रिड्यूस की गई टेंशन, मिलिट्री कॉम्पिटिशन सुपर पावर्स में। विड्रॉ कर लिया गया प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स को, सोवियत लीडरशिप रिड्यूस इन्वॉल्वमेंट इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, सिग्नलिंग एन एंड टू ग्लोबल आइडियोलॉजी। कोलैप्स हुआ सोशल रेजिमेस का इन ईस्टर्न यूरोप, वन पार्टी सिस्टम कोलैप्स विद मेजर मिलिट्री इंटरवेंशन, एंडिंग ब्लॉक पॉलिटिक्स इन यूरोप। इम्पैक्ट क्या था वर्ल्ड पॉलिटिक्स का? एंड ऑफ bipolarity. The disappearance of one superpower led to the emergency of unipolar world dominated by किससे? यूनाइटेड स्टेट से। राइज हुआ किसका? इंटरनेशनल ऑर्डर का। एम्फोसिस था डेमोक्रेसी में, मार्केट इकोनॉमी में, पॉलिटिकल लिबरलिज्म में, ये बिकम हुआ डोमिनेंट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। एक्सपेंशन किसका हुआ? इन इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी ग्लोबल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने इंपॉर्टेंस गेन किया इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेड एंड कॉपरेशन। चेंज किए गए सिक्योरिटी कंसर्न, राइवलरी डिक्लाइन, वाइल इश्यूज लाइक टेररिज्म, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरनल वॉर्स गेन्ड प्रोमिनेंस। रीस्ट्रक्चरिंग हुई अलायंसेस की, मिलिट्री अलायंसेस ने अडेप्ट किए न्यू रोल्स फोकसिंग ऑन पीस कीपिंग एंड रीजनल स्टेबिलिटी। ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था, इंटरडिपेंडेंस इंटेंसिफाई हुआ और इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ द स्टेट्स। देखेंगे बच्चे, रीड करेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं करा है, कोई व्यूज नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, कौन से सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आपके कमेंट का वेट है। 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना। थैंक यू।